नमस्कार। व्याख्यान में आप सबका पुनः स्वागत है। हमने पिछले व्याख्यान तक आचार्य राजशेखर के द्वारा प्रतिपादित प्रवृत्ति, वृत्ति और रीतियों के विशेष भेदों का अध्ययन कर लिया था। आचार्य ने कहा था कि वे प्रवृत्ति, वृत्ति और रीति के सामान्य स्वरूप या लक्षण का कथन आगे करेंगे। अब उसी क्रम में वे कहते हैं, तत्र वेश विन्यास क्रमः प्रवृत्ति विलास विन्यास क्रमो वृत्ति वचन विन्यास क्रमो रीति। तत्र इनमें किनमें प्रवृत्ति, वृत्ति और रीति में प्रवृत्ति ही प्रवृत्ति होती है। क्या होती है? वेश विन्यास क्रम, वेश विन्यास का क्रम अर्थात वेशभूषा आदि धारण करने की प्रक्रिया जो होती है उसे प्रवृत्ति कहा जाता है। विलास विन्यास क्रमो वृत्ति तथा विलास अर्थात हाव भाव आदि का विन्यास क्रम वृत्ति कहा जाता है। वचन विन्यास क्रमो रीति और वचन विन्यास का क्रम रीति कहा जाता है। इस तरह हमने देखा कि प्रवृत्ति का संबंध वेश विन्यास से है और वृत्ति का संबंध विलास या हाव भाव से है तथा रीति का संबंध वचन विन्यास से है। आगे कहते हैं, चतुष्टयी गतिर्वृत्तीनां प्रवृत्तीनां च देशानां पुनरानन्तं तत्कथमिव कात्सेन परिग्रह इत्याचार्य। यहाँ अन्य आचार्यों के मत को उद्धृत किया गया है कि अन्य आचार्य कहते हैं, वृत्तीनां प्रवृत्तीनां च गति ही चतुष्टयी, कि यहाँ जो वृत्ति और प्रवृत्तियों का भेद बताया गया है, चार प्रकार इनके जो बताए गए हैं, देशानां पुनः अनंतम, तो वे कहते हैं कि देश तो अनंत है, असंख्य है। तत्कथमिव कास्य न परिग्रह, तो कैसे इन चार वृत्ति प्रवृत्तियों में सभी देशों की वृत्ति और प्रवृत्तियों का ग्रहण किया जाएगा। इस तरह से जो अन्य आचार्य हैं उन्होंने यहाँ पर जिज्ञासा प्रकट की है कि वृत्ति एवं प्रवृत्ति के तो चार ही भेद यहाँ बताए हैं, किंतु जो देश है उनकी संख्या अनंत है, अतः सबका एक साथ ग्रहण कैसे किया जाएगा। आचार्य राजशेखर इसका जवाब देते हैं कि अनंतान अपि ही देशान चतुर्धा एव आकल्प कल्पयन्ति, कि यह बात ठीक है कि देश असंख्य हैं, किंतु उन असंख्य देशों को चतुर्धा एव आकल्प चार भागों में कल्पित करके या विभाजित करके कल्पयन्ति, यहाँ इनका वर्णन किया गया है। वे कहते हैं, चक्रवर्ती क्षेत्रम सामान्येन तद अवान्तर विशेषै पुनः अनंता एव इति यायावधि। वे कहते हैं कि जैसे चक्रवर्ती क्षेत्र सामान्य रूप से समस्त भारत देश का विधायक है, वाचक है। तद अवान्तर विशेषै, किंतु इसके जो अवान्तर विशेष हैं, भेद हैं, उनकी संख्या अधिक है। पुनः अनंता, इसलिए यह भी अनंत कहा जाता है। जो चक्रवर्ती क्षेत्र है वो सामान्य रूप से समग्र भारत का विधायक है, किंतु इसके जो अवान्तर भेद हैं उनकी संख्या अधिक होने के कारण अनंत माना जाता है। यह राजशेखर का मत है। चक्रवर्ती क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है, इसको बताते हुए कहते हैं, दक्षिणात् समुद्रात् उदीचीं दिशं प्रति योजन सहस्रं चक्रवर्ती क्षेत्रम तत्र एषः नेपथ्य विधि। दक्षिणात् समुद्रात्, दक्षिण समुद्र से, उदीचीं दिशं प्रति, उत्तर दिशा तक, योजन सहस्रम, एक सहस्र योजन तक विस्तृत चक्रवर्ती क्षेत्रम, तक फैला हुआ भूभाग चक्रवर्ती क्षेत्र कहलाता है। तत्र एषः नेपथ्य विधि, इस क्षेत्र में जो नेपथ्य विधि है, वेश विन्यास की विधियां हैं, वे भी अनंत हैं। आगे बताते हैं, ततः परम दिव्याधा, इसके बाद दिव्य देश हैं। तो कहते हैं कि यम देशम अधिवसेयुः तद देशम वेशम आश्रयन्तो निबंधनीया, जिस देश में निवास करें, यम देशम, जिस देश में, अधिवसेयु निवास करें, तद देशम, उस देश से संबंधित, देशम आश्रयंत है, देश का आश्रय लेते हुए, अर्थात जिस देश में निवास करें उस देश के वेश आदि
का निबंधनीय वर्णन प्रस्तुत करना चाहिए, किया जाना चाहिए। स्वभूमौ तु कामचारः, अपनी मातृभूमि पर तो वर्णन स्वेच्छा के अनुरूप किया जा सकता है, किंतु द्वीपांतर्भवानां तदनुसारेण वृत्ति प्रवृत्ति, जो दूसरे द्वीप हैं उन द्वीपों के अनुसार ही वृत्ति प्रवृत्ति, वृत्ति और प्रवृत्ति का वर्णन किया जाना चाहिए। रीतयस्तु तीसरे तास्तु पुरस्तात्, बताते हैं कि रीतियाँ 3 होती हैं और इनका कथन तास्तु, उनका वर्णन पुरस्तात्, आगे किया जाएगा, यथा प्रसंग किया जाएगा। अब आगे अन्य प्रश्न उठाते हुए कहते हैं कि यथा पृथिव्यां बहवो देशा सन्ति कथमासां चतुर्विधत्वम् उपन्नम, कि पृथ्वी पर तो अनेक देश हैं, फिर इनका चातुर्विध्य कैसे? तो कहते हैं कि समान लक्षण है च आसाम प्रयोग है उच्यते, और आसाम प्रयोग है, इनका जो प्रयोग है वह समान लक्षण वाला कहा जाता है। तो कहते हैं सत्यम एतत्, ये बात सत्य है कि समान लक्षण आसाम प्रयोग है, इनका जो प्रयोग है वह समान लक्षण वाला है, किंतु नाना देश वेश भाषाचारो लोकैति कृत्वा लोक अनुमतेन वृत्ति संचितस्य नाट्यस्य वृत्तिनां मया चतुर्विधत्वम् अभिहितं भारती सात्वती कैशिक्यारवती चेति, किंतु नाना देश वेश भाषा आचारो लोक है, लोक जो है यह जो पृथ्वी लोक है यह अनेक प्रकार के देश वेश भाषा और आचरण वाला है। इस प्रकार से विचार करके इसलिए लोक अनुमतेन वृत्ति संचितस्य नाट्यस्य, जो इसलिए लोक के अनुसार ही वृत्तियों की कल्पना करके उन लोक अनुमतेन, लोक के अनुसार ही जो वृत्तियां हैं, वृत्ति संचित से वृत्तियों की कल्पना करके नाट्य से नाट्य प्रवृत्त होता है। यहाँ पर बताते हैं कि इन लोक अनुरूप वृत्तियों के आधार पर ही नाट्य होता है, इसलिए नाट्य से वृत्ति नाम मया चतुर्विधत्वम् अभिहितम्, नाट्य की जो वृत्तियां हैं इनका चातुर्विध्य मेरे द्वारा कहा गया है। कौन कौन सा चातुर्विध्य? भारती, सात्वती, कैशिकी और आरवती। इस तरह से यहाँ पर बताया गया कि वृत्तियाँ 4 क्यों मानी गई हैं, भारती, सात्वती, कैशिकी और आरवती, क्योंकि जो नाटक होता है, नाट्य होता है, वह लोकवृत्त अनुकरण होता है, जैसा कि हम दशुपथ में पढ़ते हैं। तो लोक वृत्त अनुकरण होने से वहाँ की जो लोक में प्रसिद्ध वृत्तियाँ हैं उनको भी 4 प्रकार का कहा गया है। अब आगे ये जो काव्य पुरुष की उत्पत्ति से संबंधित कथानक है उसका उपसंहार करते हुए कहते हैं, तत्रास्ति मनोजन्मनो देवस्य क्रीडावासो विदर्भेषु वत्सगुल्मं नाम नगरम। कहते हैं कि विदर्भेषु, विदर्भ में वत्सगुल्मं नाम नगरम, जो वत्सगुल्म नाम का नगर है, जो कैसा है? मनोजन्मनो देवस्य क्रीडावासो, मनोजन्मनो देवस्य कामदेव, कामदेव का क्रीड़ा स्थल है, उसकी क्रीड़ा स्थली है। तत्र सारस्वतेय है ताम ओमेयीं गंधर्वत् परिणीनाय, वहाँ सारस्वतेय सरस्वती पुत्र काव्य पुरुष ने ताम उन ओमेयीं उमापुत्री साहित्य विद्या वधु से गंधर्ववत् परिणीनाय, गंधर्व विवाह किया। जब काव्य पुरुष जो साहित्य विद्या वधु के प्रति आकर्षित हो गया तो उन्होंने वहाँ उस वत्सगुल्म नामक नगर में साहित्य विद्या वधु से गंधर्व विवाह किया। ततः तद्वधू वरं विनिवृत्य तेषु प्रदेशेषु विहरमाणं तुषारगिरिम् एव आजगाम। फिर बताया कि विवाह के पश्चात साहित्य विद्या वधु उन तेषु प्रदेशेषु, उन प्रदेशों में विहरमाणम, विहार करते हुए
वरम विनिवृत्त वर को लेकर उन प्रदेशों में विहार करते हुए वर जो काव्य पुरुष था उनको लेकर आजगा में आ गई। कहाँ पर आ गई? तुषारगिरी में, तुषार पर्वत पर, हिमालय पर्वत पर आई। वहाँ पर कौन थी? तो बताया यत्र गौरी सरस्वती च विंध्य समविंध्यन्नौ तस्तु, जहाँ गौरी, पार्वती और सरस्वती दोनों समभिन्न विद्यमान थी। तौ च कृतवंदनौ दंपति दत्त्वाशीषं प्रभावमयेन वपुषा कविमानस निवासिनौ चक्रति। तौ च कृतवंदनौ दंपति, और वहाँ जाकर जब उन दोनों ने, पति पत्नी ने गौरी और सरस्वती की वंदना की, तो उनके पश्चात उन दोनों ने उनको जो आशीर्वाद दिया, कि क्या आशीर्वाद दिया? कि प्रभावमय न वपुषा, कि तुम दोनों अपने प्रभावमय शरीर से कवि मानस निवासी नव चक्रतु, कवियों के मानस में निवास करने वाले बनो। यह आशीर्वाद उन दोनों को, उन दोनों के द्वारा, सरस्वती और गौरी के द्वारा दिया गया। तयोश्च तं सर्गं कविभ्यः स्वर्गलोकम अकल्पताम्। तयोश्च तम सर्गम, और उन दोनों की जो सृष्टि हुई, सृजन हुआ, उस दोनों की सृष्टि को कविभ्यः स्वर्गलोकम अकल्पताम्, उन्होंने कवियों के लिए स्वर्गलोक रूपी जो कविलोक है वह बनाया। यत्र काव्यमयेन शरीरेण मर्त्यमधिवसन्त दिव्येन देहेन कवये आकल्पं मोदन्ते, जहाँ पर कवि लोग, कवि है जो कविजन हैं, वो क्या करते हैं? काव्यमय शरीर में, काव्य शरीर से, अपने काव्यमय शरीर से मर्त्यम अधिवसंत, मृत्यु लोक में निवास करते हुए, इस मनुष्य लोक में निवास करते हुए भी दिव्य न देह ने, अपने दिव्य देह से आकल्पम मोदन्ते, कल्प पर्यंत आनंदित होते हैं। अब आगे बताते हैं कि इति एषः काव्य पुरुष पुरा शिष्ट स्वयंभुवा एवं विभज्य जानान प्रेत्य चेह चैनंदति, कि इस तरह से पुरा मानी पहले स्वयंभुवा ब्रह्मा जी के द्वारा काव्य पुरुष सृष्ट है, काव्य पुरुष की सृष्टि की गई, काव्य पुरुष का सृजन किया गया। एवं विभज्य जानान, इनकी उत्पत्ति और विकास का भली भांति विवेक के साथ ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति प्रेत्य इह च, इस संसार में, और प्रेत्य मृत्यु के पश्चात अर्थात परलोक में नंदति आनंद प्राप्त करता है। यहाँ पर महाकवि ने बताया कि इस तरह से जो काव्य पुरुष की उत्पत्ति की उन्होंने कहानी बताई कि ब्रह्मा जी ने पहले काव्य पुरुष का सृजन किया था, और जो भी व्यक्ति इन सरस्वती पुत्र काव्य पुरुष की उत्पत्ति एवं विकास का विवेक ज्ञान प्राप्त करेगा, वह इस लोक और परलोक में आनंद की प्राप्ति करेगा। इसके साथ ही यह तृतीय अध्याय समाप्त होता है कवि रहस्य नामक प्रथम अधिकरण में, जिसमें कि काव्य पुरुष की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। और इसके साथ ही यह व्याख्यान भी यहीं विराम लेता है। आप सब सकुशल रहें, इस मंगल कामना के साथ। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।